Thank you.
25 एकल प्रदर्शनियां जिनकी हो चुकी है, 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 10 पुस्तकों की अन्य भाषाओं में अनुवाद है। एक आर्टिस्ट, पोएट और फिल्म मेकर श्रीमती संगीता गुप्ता जी हम अनुरोध करते हैं कि अपने अनुभवों को हम सबके समक्ष रखने की कृपा करें। ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अपनी कौन सी जर्नी के बारे में बताऊँ। चूँकि मैं बिहार में पहली बार कोई एग्जीबिशन कर रही हूँ, अनिल जी को तो आप लोग सब जानते ही हैं। मैं थोड़ा सा अपना जीवन परिचय भी दे देती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था और उसके पास ही एक जगह है कुशीनगर, वहाँ से भी एक और छोटी जगह है तमकुही। मेरा परिवार, मेरे माता पिता और मेरे बाबा दादी वो सब वहाँ के रहने वाले थे, मगर उस बिजनेस कम्युनिटी में रहने के बावजूद भी दोनों तरफ के परिवार की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा होता कि अच्छा पढ़ना चाहिए और केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश के लिए करने के लिए हमेशा हाथ लेने के लिए नहीं, देने के लिए उठाना चाहिए। तो मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरे दोनों बाबा और नाना दोनों में हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि अगर आपके पास एक ही एप्पल है और आपका बहुत मन है कि आप अकेले खाएं तो भी आप अकेले ना खाएं, आपके साथ जो है उनके साथ मिल बांट कर खाएं। और एक ऐसे परिवार से हूँ जिसको मैं कहूँगी कि पटना का जो स्वर्णिम इतिहास है, जिस पे पटना गर्व कर सकता है और पूरा देश गर्व कर सकता है, हमारे इंडिया का जो गोल्डन पीरियड है उसके ऊपर मेरे नाना जी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। तो इस हद से मैं समझती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊँगी, मेरा सबका एक ड्रीम होता है, तो मेरा ड्रीम था कि मैं ना नाना जी की तरह एक म्यूजियम बनाना चाहती हूँ। हालांकि वो ड्रीम नहीं पूरा हुआ है, मगर हमेशा से ये था कि सोच बड़ी होनी चाहिए और किसी भी शिक्षा का जो शुरुआत होता है वो स्कूल से नहीं होता, वो हमेशा आपके घर से होता है, आपके परिवार के लोगों से होता है। आपके माता पिता और आपके दादा दादी, आपके नाना नानी क्या कर रहे हैं, पहली शिक्षा उन्हीं से शुरू होती है। मेरे घर में ये फ्रीडम हम लोगों को दी गई कि तुम जो बनना चाहो बनो। तो कई बार हम लोगों ने कहा कि अगर कोई कुछ नहीं बनना चाहे तो बोले वो भी तुम्हारी चॉइस है। तो मगर एक बहुत बड़ी थाती परिवार के पास थी कि हमें खुद भी काम करना है और पूरे देश को भी आगे बढ़ाना है। जब मुझे याद है, मैं तो तब बहुत छोटी रही होंगी, कि जब 1962 का वॉर हुआ तो मेरे फादर ने, उस समय नेहरू जी ने कहा था कि बहुत देश को पैसे की जरूरत है, जिसके पास जो है दे दो। तो मेरे फादर, मैं एक बनिए परिवार से, उन्होंने सारी ज्वेलरी उठा के मेरी माँ की देश के लिए नेहरू जी को दे दी और मेरी माँ से कह दिया कि अच्छा जब कभी होगा फिर तुम्हें बाद में बनवा देंगे, और वो कभी नहीं बनवा पाए। मेरे को हमेशा मेरी माँ यही कहती रही कि देखो सारी ज्वेलरी उठा के दे दी। और मतलब ये एक जज्बा होता है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ। मैंने टेक्सटाइल पे पेंटिंग क्यों की, बाकी सारी पेंटिंग्स के बारे में क्या बात करूँ। मैं भी कैनवस पे पेंट करती हूँ, पेपर पे पेंट करती हूँ, कविताएं भी लिख लेती हूँ, भारत सरकार में काम भी किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं। मगर उससे बहुत बड़ा काम मेरा ये है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने रिटायरमेंट के बाद ये सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो सबसे अलग होगा। मैंने अपने देश के लिए नौकरी की है और जो मुझे काम दिया गया उसको अच्छे से किया है। इसके अलावा मैंने अपने पैशन को करने के लिए आर्ट भी किया, पोइट्री भी लिखी, पर ऐसा क्या किया है जिससे देश मुझे कहे कि हाँ तुमने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैंने सोचा कि मैं खद्दर को प्रमोट करूंगी। नील रंग जो एक हमारा इतिहास है, हमारी पूरी स्वतंत्रता संग्राम की पूरी जो भूमिका बनती है, और गांधी जी बन पाए तो वो चंपारण जाके बन पाए थे। और अगर नील को लेके, नील एक प्रतिरोध भी है और नील एक हमारा प्रतीक भी है। हमें जबरदस्ती नील नहीं कोई उगवा सका उस समय, यही हमारा प्रतिरोध था कि हम करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस, और हमारे पास हमारी खादी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो हम उसकी कदर नहीं करते।
नील रंग हमारा अपना रंग है और वो हम उसको आसानी से उड़ाकर उसमें से निकाल सकते हैं, तो हम उसकी कदर नहीं करते। शिव हमारे हैं, हम उनके लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं कि उनके जैसा पति मिल जाए, मगर उनके पीछे एक कितनी बड़ी हमारी परंपरा है उसके बारे में नहीं सोचते। तो मुझे लगा कि जो चीज़ों को, जैसे होता है कि आँख अगर सुना हो तो काजल लगा के उसको हाईलाइट किया जा सकता है, वैसे मैंने खादी, नील और शिव के बारे में बात करने की कोशिश की है। एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उस पेंटिंग को बनाया है। इसकी परंपरा ऐसे शुरू हुई थी कि मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी जयपुर, मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था आर्ट के लिए। मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा था, बच गया था, तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैं जैसे वर्गोली को मैंने कहा मैं एक दिन यहाँ रुक के क्या करूँगी। उन्होंने कहा चलिए हम आपको सांगानेर घुमा के लाते हैं। तो सांगानेर में एक छोटा सा गाँव है रतेलिया, वहाँ किसी का छोटा सा छापा कला का कारखाना था। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि कैसे दाबू से मिट्टी के उसके सॉल्यूशन से लोग पेंट कर रहे हैं, छापा से ब्लॉक पेंटिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी हमारा हाथ से छापा कला किया हुआ काम पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सुघड़ भी नहीं होता, मशीन से करने से वो ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, और दूसरा मशीन से करने से वो सस्ता भी पड़ता है। मैंने ये हमारी सबसे पुरानी कला है, इसको बचा कैसे सकते हैं। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन इतने लोगों को काम पे रख सकूं। मैंने कहा मगर मैं हाईलाइट तो कर सकती हूँ इस बात को कि जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम यूँ ना खोल दें। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करती हूँ जिससे इसके बारे में बातचीत तो होगी। तो ये सब सोच कर मैंने बाराबंकी में, यूपी में एक जगह है बाराबंकी, वहाँ पे 200 मीटर हाथ से बुनकर काट कर सूत खादी बनवाया। नील के पौधे की खेती बहुत बड़ी लेवल पे होती है रतेलिया में, वहाँ से नील लिया, उनसे बनवाया, बोला कि इकट्ठा करते रहो, जब थोड़ा हो जाएगा तब मैं आके काम करूँगी। मैं बहुत नाजुक और उससे नाज और पार उससे बहुत पैम्पर्ड पर्सन थी, तो मैं उस गाँव में गई और उनके साथ रह के मैंने सीखा कि दादू कैसे बनाते हैं, डाई कैसे करते हैं, उसकी ग्रेडेशन कैसे होती है। वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशनल फेज था कि वो कितनी मेहनत और कितने लेयर्स पे इसमें काम होता है, ये हम समझ भी नहीं पाते। हमें लगता है कपड़े को रंग में डुबोया और डाई हो गया, नहीं, आप क्या उसकी ग्रेडेशन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ सीखा मैंने। मैं उसी गाँव में रह के मैंने ऑलमोस्ट 180 मीटर कपड़ा वहीं पे रंगा, वहीं पे काम किया। और मैंने कहा दारू से क्या मैं ब्रश लगा कर पेंट कर सकती हूँ। तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम एक नया सरफेस उठाकर उस पर रंग सकते हैं। हम किसी नए रंग से जिसको पेंटिंग पे लार्ज स्केल पे बिना केमिकल के यूज़ किया जा सकता है। हम शिव को फिर से उनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा एक नया फेवरेट डायलॉग है, शिव इज द अल्टीमेट फेमिनिस्ट। अल्टीमेट फेमिनिस्ट क्यों है? क्योंकि वो औरत को देवी नहीं बनाते, कंपेनियन बनाते हैं, सोलमेट बनाते हैं। तो इस तरह की मैंने एक कहानी बुनी है, क्योंकि लेखक हूँ, कवि हूँ, तो कहानी बुनना और उसके ऊपर कविताएं लिखना ये सब मेरा काम है। तो मैं ऐसे बातों बातों में आपको भी बुझा रही हूँ, पर बहुत अच्छा होगा कि कार्यक्रम के बाद आप मेरा काम देखेंगे। विनम्र निवेदन है, देखिए अपने खद्दर को, अपने रंग को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृत भाषा को, शंकराचार्य को मत भूलिए, फिर याद करिए। असल में अभी आपने जो सुना इस कला के बारे में, इस एग्जीबिशन के बारे में, मुझे लगता है उसके बाद मुझे बहुत ही कम बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने इतने दिल से, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि बहुत कुछ मैं नहीं उसमें ऐड कर पाऊंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये इस एग्जीबिशन का तीसरा अवतार है। ये ऑलरेडी दो जगह पर दिल्ली में दिखाई जा चुकी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और दिल्ली में बीकानेर हाउस पे। और मुझे ये तीसरा इसका अवतार यहाँ इस ग्रैंड म्यूजियम में देख के बहुत ही अच्छा लगा,
क्योंकि इस म्यूज़ियम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, समझा था, पढ़ा था, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं था। आज पहली बार देख के मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है। टॉकिंग अबाउट योर एग्जीबिशन, आई थिंक इसमें कुछ बातें हैं। इन्होंने खादी की बात की, इंडिगो की बात की, शिव की बात की, इन तीनों का मिश्रण प्लस उसके बाद एक बड़ी बात इन्होंने की, डाब में काम किया और प्रिंट मेकिंग पे काम किया। तो ये सब कलाएं इकट्ठी करके इन्होंने कंटेम्प्ररी और ट्रेडिशनल आर्ट को, हेरिटेज आर्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही समान आदर देके काम बनाया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इससे जो हम अपने पुराने हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हम भूल रहे हैं, जिनको हम पीछे का सोच के छोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया उसके पीछे भाग रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये हमें बताता है कि हमें भी अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको दोबारा से रिवाइव करना है। उसके बारे में हमें खूब अपने जोश से उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब हम इंडिगो की बात करते हैं तो जीन्स जो सारी दुनिया में इतनी चलती हैं वो इंडिगो से ही शुरू हुआ था। देखिए दुनिया ने उसको कहाँ से कहाँ ले गए और हम उसे भूल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, ये एग्जीबिशन हमें अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी कलाओं के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ बता रही है। एंड आई होप कि आप सब लोग उसको देख के समझेंगे और एंजॉय भी करेंगे। शोभना नारायण जी की अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर आपको आकर कैसा लगा, अपने अनुभवों को हम सबसे साझा करें। नमस्कार। मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार और आप लोगों को भी। ये हमारे हिंदुस्तान का एक अद्वितीय म्यूजियम है। मैं संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आदि शिव और उनकी परिकल्पना आदि शिव के कारण आज मैं यहाँ हूँ शिव की आराधना के लिए। आज जब हम इंडिगो की बात करते हैं, नील की बात करते हैं, तो इनफैक्ट स्पेस, द एंटायर स्पेस वो भी काला नहीं है, बट इट इज डीप इंडिगो। वो एकदम डीप गहरा नीला रंग है और वही नीला रंग हमारे शिव को भी हम कहते हैं, कृष्ण को भी कहते हैं, नीलकंठ भी हैं वो हर चीज़ में। और मैं आज शिव की आराधना करने आई हूँ और यही हमारे और आगे मैं उसी की आराधना में अपनी कथक के द्वारा थोड़ी सी अपनी नृत्य सेवा पेश करूँगी। मैं आग्रह करना चाहूँगी बिहार संग्रहालय के महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सलाहकार श्री अंजनी कुमार सिंह जी। कला पे काफ़ी परिचर्चाएं भी आयोजित अपने संग्रहालय में हो रही है। इस सब का उद्देश्य है कि अपने राज्य में कला के लिए एक वातावरण बनाया जाए और जो हमारे कला से जुड़े लोग हैं, कलाकार हैं, उनको एक प्रोत्साहन। बिहार एक ज़माने में जब ये पाटलिपुत्रा पटना हुआ करता था और जब देश की राजधानी थी, और अपना स्कल्पचर देखोगे, अपना आर्ट देखोगे तो लगेगा कि उस समय किस शीर्ष पे था अपना बिहार और अपना पाटलिपुत्र। अब उस पूरे चीज़ को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम लोग एक रिक्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अपने यहाँ एक कला का, संस्कृति का, साहित्य का एक वातावरण पैदा हो और जो हमारे इस क्षेत्र में लगे लोग हैं उनका सम्मान बढ़े। आज आपको दो तरह का काम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। संगीता गुप्ता जी का काम मैंने इनका अभी हाल में दिल्ली में ही प्रदर्शनी लगा हुआ था बीकानेर हाउस में और एक और निफ्ट में। हम लोग अनुरोध किए तो बहुत हम कृतज्ञ हैं कि तैयार हो गई कि बिहार म्यूजियम में भी करेंगे। आप लोगों को 1 महीने का समय मिलेगा, तो आने वाला जो अभी समय है वो आपको सबसे शुरू तो होगा अभी बहुत खूबसूरत नृत्य से, कथक से, उससे शुरुआत होगी, फिर हम दोनों प्रदर्शनी को देखेंगे। और कल हम लोग यहाँ पर एक परिचर्चा भी आयोजित है, कलाकार हैं, कला विशेषज्ञ हैं, इनके बीच कल परिचर्चा होगी। क्या आइए शिव स्तुति के लिए हम तैयार हो जाएं। आ रही हमारे बीच पद्मश्री शोभना नारायण जी। नमस्कार, मैं शोभना नारायण हूँ और मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ एक शिव स्तुति से।
और उसी में एक कवित है हमारे करीब 150 वर्ष पहले की कवित है और उसको लेकर के शिव के ही ऊपर है। उसके बाद मैं विद्यापति के एक पद से उसके बाद करूँगी, वो है अर्धनारीश्वर के ऊपर। जय जय शंकर जय त्रिपुरारी जय अनपुरुष जय वेद। ये मेरी शुरुआत है। Nana,